Hello students, welcome you all in today's lecture of carbon and its compound. And in last lecture we have studied about the some important carbon compounds like ethanol and ethanoic acid. तो इथेनॉल और इथेनोइक एसिड जो कंप्लीट हो चुका है और अब हमें स्टडी करना है सॉप एंड डिटर्जेंट। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि एक लास्ट टॉपिक रहेगा पूरे चैप्टर का जिससे हम एक सेपरेट टॉपिक कंसीडर करेंगे, वो होगा सॉप एंड डिटर्जेंट। अब इस टॉपिक को आप इस चैप्टर में क्यों स्टडी कर रहे हो, उसमें और कौन कौन सी थ्योरीज आपकी कवर होने वाली है उसे हम देखेंगे। सॉप एंड डिटर्जेंट्स मींस यहां से ये क्लियर होता है कि हम एक ऐसे सब्सटेंस को स्टडी करने वाले हैं जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। कपड़ों की वॉशिंग में या हम नहाने के लिए भी किसे काम में लेते हैं, सोप को काम में लेते हैं, डिटर्जेंट्स को यूज में लिया जाता है। तो उन केमिकल सब्सटेंस को जिन्हें आप डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज में लेते हैं, उन केमिकल सब्सटेंस को कैसे प्रिपेयर किया जाता है और इनमें कार्बन कंपाउंड होने का क्या रोल है। मींस कार्बन के कौन से कंपाउंड से सोप या डिटर्जेंट को मैन्युफैक्चर किया जाता है, ये चीजें आपको जानने को मिलेगी। उसके बाद आपको ये भी इस टॉपिक में सीखने को मिलेगा कि सोप किस तरह से प्रिपेयर की जाती है और सोप किस तरह से काम करती है। मींस डिटर्जेंट किस तरह से वर्क करते हैं। डिटर्जेंट का वर्क होता है कि कपड़े से डर्ट को बाहर निकालना, तो किस तरह से ये रोल प्ले करता है आपके कपड़ों से फंसी हुई ऑयली डर्ट को बाहर निकालना। मींस डायरेक्टली हम बात करें तो क्लीनिंग एक्शन क्या होता है सोप एंड डिटर्जेंट का, वो एक अच्छा टॉपिक होता है और कई सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। स्कूल एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम्स हो, उनमें एक क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, काफी ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है कि सोप का क्लींजिंग मैकेनिज्म पूरा बताइए, या कई और भी तरह से क्वेश्चंस को पूछ लिया जाता है। तो आप इनके लिए हमेशा प्रिपेयर रहिएगा। इंटरेस्टिंग टॉपिक है, किस तरह से सोप की प्रिपरेशन करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। डिटर्जेंट और सोप में क्या डिफरेंस है वो भी मैं आपको। चलिए, एक जनरल लैंग्वेज में डिटर्जेंट बोला जाता है, सोप भी एक तरह का डिटर्जेंट है। डिटर्जेंट का मतलब होता है बच्चों जो क्लींजिंग का काम करता है, जिससे आप किसी डर्टी फैब्रिक को या किसी ऑब्जेक्ट को क्लीन कर सकते हो, तो वो क्या होगा, डिटर्जेंट होगा। अब डिटर्जेंट में आपके पास दोनों वैरायटी होती है। एक डिटर्जेंट होता है आपके पास सोपी डिटर्जेंट और एक होता है आपके पास नॉन सोपी डिटर्जेंट। एक होता है सोपी और एक होता है नॉन सोपी, या फिर इसे बोला जाता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। इसे बोला जाता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। दोनों वैरायटी की मैं बात कर रहा हूं। ये सोपी, या आप इसे डायरेक्टली सोप भी बोल देते हैं, इसे सिंथेटिक डिटर्जेंट भी बोल सकते हैं, इसे हम सोप बोलते हैं, इसे आप सोपलेस सोप भी बोल सकते हो। ठीक है, कुछ बुक्स में इसके लिए लिखा होता है दैट इट इज नॉन एज सोपलेस सोप। मींस एक ऐसे सोप जिसमें सोप जैसी प्रॉपर्टी नहीं है। मींस सोप के अंदर जो आपको एक बार मैं कंटेंट के साथ ही बताऊंगा कि सोपी और नॉन सोपी में डिफरेंस क्या होगा या सोपलेस सोप में डिफरेंस क्या होगा। वो आपको तब क्लियर होगा जब आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सोप और सिंथेटिक डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है। तो पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सोप आपने देखी हुई है और सिंथेटिक डिटर्जेंट जो पाउडर्ड आपको पाउडर्ड फॉर्म में मार्केट में मिलते हैं कपड़ों को वॉश करने के लिए, जिन्हें काम में लिया जाता है। और आप ये भी जानते हैं कि ये बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं हमारे लिए, सिंथेटिक डिटर्जेंट। चलिए, अब बात करते हैं कि किस तरह से सोप को मैन्युफैक्चर किया जाता है, किस तरह से सोप की प्रिपरेशन की जाती है। तो हमने कार्बन कंपाउंड पढ़ा, कार्बन कंपाउंड पढ़ा जिनसे सोप को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिपरेशन ऑफ सोप। सोप की प्रिपरेशन के लिए हमें कुछ कंपाउंड्स होते हैं जिनका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया जाता है। ठीक है, मींस हमें यहां पर सोप प्रिपरेशन के लिए वी नीड टू डू अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स और फैट्स एंड ऑयल्स। ठीक है, फैट या ऑयल का आप अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे तो उनसे मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, सोप होगा। मींस अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस का मतलब है कि हम एक्वस NaOH के साथ इसे रिएक्ट करवा देंगे, अल्कलाइन सॉल्यूशन के साथ, और किसको रिएक्ट करवाएंगे, एस्टर्स को। या फिर जो ऑयल्स वगैरह होते हैं मींस लॉन्ग चेन लॉन्ग कार्बन
फैट्स जो होते हैं, एनिमल फैट्स जो होते हैं, या फिर आपने कई सारे ऑयल्स देखे हैं जैसे कि कॉटन सीड ऑयल की बात करें या कोकोनट ऑयल की बात करें, ठीक है, जो भी एडिबल ऑयल्स हैं उनका हमें करना है एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, या जो एस्टर्स हैं उनका आप एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करोगे और उनके प्रोडक्ट जो आपको मिलेंगे उसे क्या बोला जाएगा, सोप बोला जाएगा। तो बड़ा बच्चों से देखिएगा, मैं एक एस्टर ले लेता हूं जो आपने काफी पहले स्टडी किया हुआ है, CH3COO-C2H5, जिसे बोलते हैं इथाइल इथेन ऑयल। ये एस्टर है जिसे आपने एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में बनवाया था। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में आपने एस्टर बनाया था। इस एस्टर का एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हैं, मींस NaOH के साथ आप जब इसे रिएक्ट करवाएंगे, इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा ये ब्रेक हो जाएगा CH3COO और C2H5 में, C2H5 OH के साथ कनेक्ट होकर बना लेगा अल्कोहल। तो यहां पर आपको मिलेगा इथेनॉल, और जो दूसरा प्रोडक्ट होगा ये आपको मिलेगा CH3COON। इसे बच्चों में इस तरह से बोल सकता हूं दैट दिस इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि आपने HCl के हाइड्रोजन को सोडियम से रिप्लेस करके NaCl बनाया, तो मैं ऐसा बोल सकता हूं दैट NaCl इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सोडियम सॉल्ट क्या होगा, NaCl। वैसे ही ये किस एसिड का सोडियम सॉल्ट है, CH3COOH का, मींस कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप के कंपाउंड का सोडियम सॉल्ट हमने लिया। इसकी मैं बात करूं जिसे हम क्या बोलते हैं, सोडियम इथेन ऑयल। इसे क्या बोला जाता है, सोडियम इथेन ऑयल। अब हम डिफाइन कर देते हैं कि इन्हीं कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है, सोप बोला जाता है। इसे ही क्या बोला जाता है, सोप बोला जाता है। तो अब आप सोप को डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। पहले मैंने आपको प्रिपरेशन बताई, बट प्रिपरेशन अभी मैंने बेसिक बताया, थोड़ा डिटेल में बोलता हूँ। आप केवल ये देखिए कि सोप किस तरह से डिफाइन करना है। आपको एग्जाम में बताना हो कि सोप क्या होगी, तो आप क्या बोलेंगे, दैट सोप इज अ सोडियम सॉल्ट ऑफ, सोडियम और पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, या हम बोल सकते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है। लॉन्ग चेन के कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे, उनके सोडियम सॉल्ट को क्या बोला जाएगा, उनके सोडियम सॉल्ट को बोला जाएगा सोप। जैसे ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट है, COONA, बट यहां पर जो चेन में है कितने कार्बन है, एक ही कार्बन। कंडीशन क्या है कि चेन कैसे होनी चाहिए, लॉन्ग चेन होनी चाहिए, ठीक है। मतलब यहां पर बहुत सारे कार्बन हो, 15 कार्बन हो, 17 कार्बन हो, इतनी बड़ी चेन हो, और इस तरफ लगा हो COONA या COOK, तो ऐसे प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, ऐसे कंपाउंड का नाम क्या होगा, सोप होगा। वो सोप जैसी प्रॉपर्टी शो कर सकता है, वो कपड़ों को क्लीन कर सकता है, वो आप वाटर के अंदर उनसे मिक्स करोगे तो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएगा, लेदर का फॉर्मेशन करेगा, काफी सारे झाग बनेंगे। क्लियर। तो किस तरह से ये सारी प्रॉपर्टी शो करता है उसे हम आगे स्टडी करेंगे। पहले सॉल्ट प्रिपरेशन को एक और केमिकल रिएक्शन के माध्यम से समझते हैं कि सॉल्ट किस तरह से प्रिपेयर की जाती है, इससे एक और केमिकल इक्वेशन के थ्रू आपको बताता हूं। तो नेक्स्ट केमिकल इक्वेशन है जिसमें मैंने आपके सामने लिया एक फैट, ठीक है, एक ऑयल, और यहां पर आपके पास जो मॉलिक्यूल है ये है C17H35 OCO C17H35, यहां पर OCO C17H35, ठीक है। ये एक एस्टर है, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। एस्टर है क्योंकि इसके अंदर कौन सा फंक्शन ग्रुप है, COO। इस तरफ कार्बन चेन हो, इस तरफ कार्बन चेन हो, तो कौन सा फंक्शन ग्रुप होता है, एस्टर होता है। तो ये एक एस्टर है, बट ये एस्टर फैटी एसिड का एस्टर है, इसमें लॉन्ग कार्बन चेन, ठीक है, जो प्लांट और एनिमल से आपको मिलेगा, मींस एक नेचुरल प्रोडक्ट है। ये क्या है, एक नेचुरल प्रोडक्ट। आपको करना है इसका एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस NaOH के साथ। पहले मैंने एक सिंपल सा एस्टर लिया था, इसलिए मैंने आपको एक सिंपल इक्वेशन दिखाई जिससे आपको इंटरेस्ट आए। अब एक कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन को देखते हैं, तो इसे भी इंटरेस्ट के साथ देखिएगा। यहाँ पर NaOH के साथ आपने रिएक्शन करवाना है, और यहाँ पर NaOH के 3 मॉलिक्यूल लेंगे। रिएक्शन किस तरह से होगी, इस वाले पार्ट को आप यहाँ से ब्रेक कर दो, यहां से ब्रेक कर दोगे तो CH2 CH बचेगा, इसे आप यहां लिख दें CH2 CH2 बचेगा। क्लियर। अब तीनों का जो यहां पर एक एक वैलेंसी तीनों की फ्री हो जाएगी,
तीनों की एक वैलेंसी फ्री हो जाएगी और 3 NaOH में कितने OH ग्रुप में 3, तो तीनों OH ग्रुप आप यहां पर लगा, मतलब ये क्या बन गया, तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल बन चुका है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राइओल बन चुका है, ये तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल बन चुका है और हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसे क्या बोला जाता है, ग्लिसरॉल बोला जाता है। मतलब हम सॉप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और सॉप मैन्युफैक्चरिंग में सॉप इंडस्ट्री का जो बाई प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, ग्लिसरॉल होता है। जब हम सॉप बनाते हैं तो उसके साथ हमें एक और यूजफुल प्रोडक्ट मिलता है जो बाई प्रोडक्ट है और वो यहां पर कौन है, ग्लिसरॉल है। चलिए अब बात करते हैं बाकी रिएक्शन किस तरह से कंप्लीट होगी। आप इस ग्रुप को देखिए बच्चों बड़े ध्यान से, ये वाला ग्रुप आपको सेम नजर आ रहा है, यहां पर भी C17H35C00, यहां भी C17H35C00, C17H35C00, ऐसे 3 ग्रुप हैं और तीनों ग्रुप सोडियम के साथ मिलकर ऐसे 3 ग्रुप बना लेंगे, 3 मॉलिक्यूल बना लेंगे COOH। और ऐसा ये आपको क्या मिल चुका है, लॉन्ग चेन मिल चुकी है कार्बोक्सिलिक एसिड की, जिसमें 17 कार्बन है और एक कार्बन कार्बोक्सिलिक ग्रुप का है और सोडियम आयन यहां पर अटैच्ड है, ये एक सॉल्ट है और इसका नाम भी मैं आपको बताता हूं, इसे बोला जाता है सोडियम स्टीयरेट, इसे बोला जाता है सोडियम स्टीयरेट और इसे आप बोल सकते हैं सॉप। ये वो सॉप है बच्चों जिससे आप कपड़ों को वॉश करने के लिए काम में लेते हो, जिससे आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो वहां पर लेदर का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और भी अगर मैं बात करूं सोप के बारे में तो वो बच्चों पॉइंट ये है कि डिपेंड करता है कि हमारे पास वाटर की वैरायटी कैसी है, डिपेंड करता है कि वाटर की वैरायटी कैसी है। आपने पहले भी स्टडी किया होगा या आपको अब फिर से एक बार मैं बता दूंगा कि वाटर की वैरायटी का मतलब मैं बात कर रहा हूं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वाटर, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। ठीक है, सिंपल इनका जो डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस ये है कि हार्ड वाटर में जो होता है वो सॉफ्ट वाटर में नहीं होता। अब देखिए क्या होगा कि अगर आपके पास सॉफ्ट वाटर है और उसकी प्रेजेंस में आप सोप को काम में ले रहे हैं तो सोप बहुत अच्छे से वर्क करेगा, बहुत अच्छे से लेदर का फॉर्मेशन होगा। जबकि अगर आप हार्ड वाटर के साथ सोप को काम में ले रहे हो, हार्ड वाटर के साथ सोप को काम में ले रहे हो तो काफी डिफिकल्ट होगा लेदर फॉर्मेशन। और आपको देखने को मिलेगा अगर वाटर हार्ड होगा तो सोप आप उसमें रब करते रहोगे और एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट सा एक सॉलिड सब्सटेंस बनता जाएगा जो कपड़ों से या आप अपने हाथ पर लगाओगे तो वहां पर वो स्टिक हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मींस इनको केमिकली भी हम आगे स्टडी करेंगे कि किस तरह से कौन से केमिकल प्रेजेंट होते हैं जो इस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर में डिफरेंस क्या है। जैसा कि मैंने आपको बताया था हार्ड वाटर में जो होगा वो सॉफ्ट वाटर में नहीं होगा। मींस हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट, इट कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, इनकी प्रेजेंस की वजह से वाटर में आ जाती है हार्डनेस, इनकी प्रेजेंस की वजह से वाटर में आ जाती है हार्डनेस। और ये नहीं होंगे तो वाटर को बोला जाएगा सॉफ्ट वाटर। मींस यहां पर हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर पर डिपेंड करता है कि सोप का एक्शन कैसा होगा, सोप काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। और यहीं पर मैं आपको क्लियर कर दूं हमारा जो अगला टॉपिक है वो होगा सिंथेटिक डिटर्जेंट, वो होगा सिंथेटिक डिटर्जेंट। और बच्चों काम की बात यह है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट को आप सॉफ्ट वाटर में काम में लो या हार्ड वाटर में काम में लो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों में अच्छे से काम करता है, बखूबी अपना काम कर लेता है सिंथेटिक डिटर्जेंट। चलिए, तो इस केमिकल रिएक्शन से आप सॉप की मैन्युफैक्चरिंग करते हो और इस केमिकल रिएक्शन में आपने किसी एल्कली से रिएक्शन करवाई एस्टर। इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, या हम बोल सकते हैं जो ऑयल्स और फैट्स होते हैं उनका जो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस होता है उससे आप किसे प्रिपेयर करते हो, सॉप को प्रिपेयर करते हो। इसलिए इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इस प्रोसेस का नाम होता है बच्चों सैपोनिफिकेशन। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक सिंपल क्वेश्चन बनता है, ठीक है, कि सैपोनिफिकेशन को डिफाइन करो। आपने कई सारी लैब रिएक्शन स्टडी की है इस चैप्टर में, जैसे कि डीकार्बोक्सिलेशन, डिहाइड्रेशन, एस्टरिफिकेशन और यह है सैपोनिफिकेशन। तो सैपोनिफिकेशन तो एस्टरिफिकेशन से मिलता जुलता है। आपने
एसिड और अल्कोहल को रिएक्ट करवाया तो आपको क्या मिला था, एस्टर मिला था। अब आपने क्या करना है, अल्कोहल तो मिल जाएगा बट एसिड की जगह आपको प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट मिलेगा। मींस आप किसी बेस के साथ एस्टर, फैट या ऑयल को रिएक्ट करवाते हो, उनका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करते हो, तो उससे जो प्रोडक्ट आपको मिलता है वो प्रोडक्ट क्या होगा, सोप होगा। उसका नेचर सोपी नेचर होगा और इस केमिकल प्रोसेस को बोला जाएगा सैपोनिफिकेशन। तो अब तक हम स्टडी कर चुके हैं कि सॉप क्या होती है और सॉप कैसे प्रिपेयर की जाती है और इसके प्रिपेयर करने की जो मैकेनिज्म है, जो प्रोसेस है, उसे क्या नाम दिया जाता है। क्लियर। और एक बड़ी सी केमिकल इक्वेशन भी आप देख चुके हो सॉप मैन्युफैक्चरिंग की। चलिए, अब आप इतना जान चुके हो कि सॉप मॉलिक्यूल में आपको क्या देखने को मिलेगा, एक लॉन्ग कार्बन चेन देखने को मिलेगी। ठीक है, हमारे चैप्टर से क्या कनेक्शन है वो अब हम देखते हैं। हमारे चैप्टर में हमने स्टडी किया है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और जैसा कि ऊपर आपको बताया गया है इसमें एक लॉन्ग चेन होगी। अब लॉन्ग चेन में बहुत सारे कार्बन है तो पूरी चेन नहीं बना रहा हूं, बस ये जिगजैग मैंने आपको एक चेन बनाकर बता दी है। इसका मतलब इस तरफ लॉन्ग कार्बन चेन है और इस तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। बट यहां पर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, उसका सोडियम सॉल्ट। तो इसे हटाकर आप यहां पर बना दें सोडियम। ठीक है, इस तरह का सॉल्ट मॉलिक्यूल होगा जिसमें बहुत सारे कार्बन इस तरफ चेन में कनेक्टेड होंगे और इस तरफ होगा सोडियम सॉल्ट वाला ग्रुप COO ग्रुप। अब इसे आप ध्यान से देखिए, आप इस चैप्टर में स्टडी कर चुके हैं कि ये एक हाइड्रोकार्बन चेन है। ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोकार्बन चेन और ये है COO। आपने ये भी देखा होगा कि ये किस तरह से कनेक्टेड होगा, COO Na+। मेटल यहां पर कौन सा बॉन्ड बनाएगी, आयनिक बॉन्ड, और यहां पर ये आयन होगा कार्बोक्सिलेट आयन। तो इस एंड को क्या नाम दिया जा सकता है, इसे बोला जा सकता है आयोनिक एंड। और ये तो हाइड्रोकार्बन चेन है, तो इस वाले एंड को या इस वाले टर्मिनल को मैं क्या बोल सकता हूं, नॉन आयोनिक एंड। इसे बोल सकते हैं नॉन आयोनिक एंड। अब आपने ये स्टडी किया हुआ है कि आयोनिक कंपाउंड्स किसमें सॉल्युबल होते हैं, वाटर में अच्छे से सॉल्युबल होते हैं, जबकि नॉन आयोनिक या जो नॉन पोलर होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो ये वाटर में डिसॉल्व हो सकता है, वाटर में अट्रैक्ट हो सकता है, तो मैं इस वाले पार्ट को या इस वाले टर्मिनल को क्या बोल सकता हूं, हाइड्रोफिलिक बोल सकता हूं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है जो वाटर से अट्रैक्ट हो। ठीक है, जो वाटर के साथ अटैच हो सकता हो, तो ये हाइड्रोफिलिक एंड होगा। और ये वाला जो एंड है, ये वाला जो टर्मिनल है, इसे हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिक, क्योंकि ये नॉन पोलर है, ये नॉन आयोनिक है। और जो नॉन पोलर नॉन आयोनिक होता है वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता है, वाटर के साथ अट्रैक्ट नहीं होता है। मींस यहां पर वाटर के साथ कोई बात नहीं बनेगी। अगर वाटर को सॉल्ट मॉलिक्यूल के साथ अपनी दोस्ती बनानी है तो उसे इस वाले पार्ट से ही कनेक्ट होना पड़ेगा, इस पार्ट से कनेक्ट नहीं हो सकता। इतना तो हमने स्टडी किया हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स में। तो अब यहां पर एडिशनल क्या है, एडिशनल ये है कि ये वाला जो पार्ट है जो हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोकार्बन चेन है, ये अपनी ओर किसे अट्रैक्ट कर सकता है, ऑयल को अट्रैक्ट कर सकता है। ये अपनी ओर किसे अट्रैक्ट कर सकता है, वाटर को अट्रैक्ट कर सकता है। ये अपने अगर सॉल्ट मॉलिक्यूल को, ऑयल को अपने साथ स्टिक करना है, ऑयल को अट्रैक्ट करना है, तो इस वाले एंड से अटैक करना होगा। और वाटर से दोस्ती करनी है तो इस वाले टर्मिनल को ये वाटर के सामने कर लेगा। तो वाटर से ये वाला टर्मिनल कनेक्ट होता है और ऑयल से कौन सा पार्ट कनेक्ट होता है, ये वाला पार्ट कनेक्ट होता है, क्योंकि ये भी नॉन पोलर है और ये भी नॉन पोलर है। तो इनके अंदर आसानी से अट्रैक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा, आसानी से बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी। मींस ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल है और इससे आप अच्छे से समझ चुके हो कि सॉफ्ट मॉलिक्यूल में दो तरह के एंड मैंने डिफाइन किए। तो आप होगी, सोडियम सॉल्ट होगा, कार्बोक्सिलेट आयन होगा, और ये वाला टर्मिनल आयनिक एंड होगा तो वाटर से अच्छी दोस्ती हो सकती है। ये नॉन पोलर होगा तो ऑयल के साथ अच्छी दोस्ती हो सकती है। अब सॉफ्ट का एक बहुत अच्छा रोल, सॉफ्ट का एक बहुत अच्छा रोल, या एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि यहां पर हम बात करें कि ये एक कंटेनर है जिसमें वाटर फिल किया है। अब जब आप इसमें ऑयल डालेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि ऑयल जो है वो ऊपर फ्लोट करना स्टार्ट कर देगा। ऑयल की डेंसिटी कम होती है, ऑयल वाटर के साथ मिक्स भी नहीं होता है, तो ऑयल आपको ऊपर नजर आएगा। ऑयल और वाटर में बिल्कुल नहीं बनती। अब आपने यहां पर क्या किया कि प्योर वाटर ना लेकर उसकी जगह आपने ले लिया, यहां लिया था वाटर और यहां पर आपने सॉल्ट भी इसमें मिक्स कर दिया। सॉल्ट प्लस वाटर बोलूं या मैं सॉल्ट सॉल्यूशन बोलूं,
ठीक है, इसमें आप ऑयल मिक्स करें और इसे शेक करें तो आप देखेंगे कि जो ऑयल है वो पूरी तरह से इसमें डिस्पर्स हो जाएगा। जो ऑयल है वो इसमें पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाएगा और ऑयल इसमें पूरी तरह से मिक्स होकर यहाँ पर क्या बना लेगा, एक कोलोइडल सॉल्यूशन बना लेगा। और इस कोलोइडल सॉल्यूशन को हम नाम क्या देंगे, इमल्शन। मींस यहाँ पर एक इमल्शन का फॉर्मेशन होगा। किस टाइप का कोलोइड बनेगा, इमल्शन टाइप का, जो आप क्लास 9th में स्टडी कर चुके हो ये चीजें। ठीक है, यहाँ पर ऑयल वाटर का जो मिक्स जो सॉल्यूशन बनेगा, जो कि किसकी थ्रू बना, किसकी वजह से बना, सॉप की वजह से बना, तो सॉप को बोला जा सकता है इमल्शिफायर। सॉप को बोला जा सकता है इमल्शिफायर और बनने वाले सॉल्यूशन को आप क्या बोलेंगे, इमल्शन बोलेंगे, जो कि एक कोलोइड का टाइप है। एक कोलोइड का टाइप पर आप देखेंगे तो लाइट की स्कैटरिंग होगी, कोलोइड की प्रॉपर्टीज को शो करेगा। ऑयल का मिक्सिंग हुई, यहां पर बन चुका है इमल्शन। मींस ऑयल और वाटर में अगर दोस्ती बनानी है तो आपको किसकी जरूरत पड़ती है, सॉप की जरूरत पड़ती है। और ये प्रोसेस कैसे हुआ, अब आप फिर से यहां पर आ जाइए, आपको समझ में आ जाएगा कि जब वाटर प्लस सॉप थे तो यहाँ पर H2O इसकी तरफ अट्रैक्टेड था, तो वाटर और H2O के अंदर यहाँ पर कनेक्शन था। अब जैसे आपने ऑयल डाला तो ऑयल ने सॉप मॉलिक्यूल के इस टर्मिनल से अटैच हो गया, तो यहाँ पर ऑयल और वाटर जो है वो इनडायरेक्टली कनेक्ट हो चुके हैं। ठीक है, इनडायरेक्टली एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे, किसकी हेल्प से, सॉप मॉलिक्यूल की हेल्प से। ठीक है, तो सॉप को वाटर में मिक्स करने के कई सारे फायदे होते हैं। ठीक है, ऑयल को वाटर के साथ आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये सॉप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर थी, इससे काफी सारी चीजें इजीली सॉल्व हो सकती है। क्लींजिंग मैकेनिज्म को आप समझ सकते हो। क्लींजिंग बहुत सिंपल है बच्चों, बहुत सारा कंटेंट बताया जाता है बट कुछ भी नहीं है। अनटिल अनलेस होने वाला केवल क्या है, केवल यही पॉइंट है कि अगर आपके हाथ पर कुछ डर्ट लग जाए, मिट्टी लग जाए, तो आप उसे कैसे हटाते हो, आप पानी डालते हो तो पानी के साथ वो फ्लो हो जाती है, पानी के साथ वहां से रिमूव हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपके कपड़े पर कोई ऐसी चीज गिर जाए जो कि ऑयली सब्सटेंस हो, तो ऑयली सब्सटेंस को बच्चों हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि कितना भी पानी उस पर डालें, पानी से वो ऑयल वहां से अलग नहीं होगा। फिर आपके पास क्या ऑप्शन है कि आप पानी में सॉप मिला दें और इस सॉल्यूशन को आप उस ऑयली डर्ट पर डालें, तो ये जो सॉप मॉलिक्यूल का दूसरा पार्ट है ये ऑयल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। और जब आप वाटर को इधर इस तरफ मूव करेंगे, वाटर को यहां शिफ्ट करेंगे, तो ये सॉप को भी अपने साथ लेकर जाएगा और अपने साथ ऑयल को भी सेपरेट कर देगा। तो इस तरह से ऑयल को, यही क्लींजिंग एक्शन होता है, ये क्लींजिंग मैकेनिज्म होती है। इसी तरह से जो सॉप मॉलिक्यूल है उसकी प्रेजेंस में वाटर जो है वो ऑयल को भी अपने साथ ले जाता है। इस तरह से फैब्रिक की, मींस क्लॉथ्स की क्लीनिंग हो जाती है। अब देखते हैं इसमें एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, एक्चुअल प्रोसीजर हम देख लेते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं, ये आपका कोई क्लॉथ है या फैब्रिक जिसकी हम बात करें, इसमें कई सारे पोर्स होते हैं, हम बहुत अच्छे से जानते हैं। ठीक है, ये थ्रेड्स हैं और ये आपस में लिंक्ड है। यहाँ पर आपके पास ये फैब्रिक है और इसमें कहीं पर एक छोटे से पोर्स में, छोटे से पोर में ऑयल डर्ट फंसी, ये है बच्चों ऑयल डर्ट। ठीक है, और कोई डर्ट होती तो वाटर से हट जाती, बट ऑयल डर्ट है तो वाटर तो इसे हटा नहीं सकता है, तो हमें जरूरत पड़ेगी सॉप की, साबुन की, जिसकी मदद से हम इस ऑयल डर्ट को बाहर निकालेंगे। अब क्या मेथड होगा वो देखिए। मेथड ये होगा कि आपने सॉप सॉल्यूशन डाला, तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसमें जो हाइड्रोकार्बन चेन है वो इसके साथ अट्रैक्ट हो जाएगी और इसका जो दूसरा एंड है COO- और Na+, ये किसके साथ अट्रैक्ट होगा, वाटर के साथ। अब आपका काम क्या है कि इस वाटर को एजिटेट करना है, सॉल्यूशन को एजिटेट करना। जितना आप इस सॉल्यूशन को डिस्टर्ब करोगे उतना ही ये अपने साथ बॉन्डेड पार्ट को भी मूव करेगा। मींस जो चेन है, इस कार्बन चेन में भी उतना ही डिस्टर्बेंस आएगा और कार्बन चेन भी अगर बाहर की तरफ आएगी तो ये अपने साथ डर्ट को भी बाहर की तरफ निकालेगी। तो आपको देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे आप देखेंगे कि ये जो ऑयली डर्ट है ये फैब्रिक पर ऊपर की तरफ आ जाएगा, इसका कुछ पोर्शन बाहर निकल जाएगा। किसने निकाला, सॉप ने। ठीक है, किस तरह से बाहर निकाला, आपने वाटर के थ्रू सॉप को डिस्टर्ब किया तो सॉप ने ऑयल को अपने साथ बाहर निकाल दिया। अब जैसे ही थोड़ा बहुत पोर्शन अगर ऑयल डर्ट का बाहर आएगा तो हमारे पास सॉप की कमी नहीं है। ठीक है, पहले एक हाइड्रोकार्बन चेन ने अटैक किया था, अब बहुत सारी हाइड्रोकार्बन चेन इसे कवर करना स्टार्ट कर देगी और ये होगा इनका आयोडिक एंड जो वाटर के साथ
दोस्ती बनाए हुए। अब फिर से हम वही प्रोसेस शो करेंगे। आपने देखा होगा जब कपड़ों को साफ किया जाता है तो वाटर को अच्छे से कपड़ों को पानी डालकर काफी एजिटेट किया जाता है, या आपने देखा होगा कि धोबी वगैरह तो कपड़ों को काफी ठोकते हैं, पीटते हैं, जिनसे क्या होता है कि ये डर्ट इजीली बाहर आ जाती है। जो कपड़ों के अंदर फंसी हुई डर्ट होती है वो आसानी से बाहर निकल जाती है। ऑयली हो या अदर डर्ट्स हो उनका निकलना भी काफी आसान होता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये डर्ट पूरी तरह से बाहर आ जाएगी, ये ऑयल जो है पूरी तरह से बाहर आ जाएगा, और इस ऑयली डर्ट को चारों तरफ से हाइड्रोकार्बन चेन कवर कर देंगे। चारों तरफ से सोप मॉलिक्यूल से इस तरह से कवर कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये सॉफ्ट मॉलिक्यूल ने इसे चारों तरफ से कवर कर लिया। ये एक इंटीरियर पार्ट है जिसके अंदर आपको हाइड्रोकार्बन चेन नजर आ रही है, और ये बाहर वाला पार्ट है जिसमें आपको नजर आएगा आयोनिक है। ठीक है, Na+ को इसके साथ में शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आयंस जब वाटर में डिसॉल्व होते हैं तो इनमें डिस्टेंस काफी बढ़ जाती है। तो जरूरी नहीं है कि आप Na+ को इसके पास में लिखकर दिखाएं। ठीक है, Na+ को अगर साथ में शो नहीं करते तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आयोनिक बॉन्ड था, आयोनिक अट्रैक्शन था, तो वाटर में जाने पर इनमें सेपरेशन बढ़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाला जो बाहर वाला जो एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर पार्ट में जो है इसका किसके साथ कनेक्शन है, H2O के साथ। ये पोलर है और आयंस को अपनी ओर अच्छे से अट्रैक्ट करेगा, और एक क्लस्टर की फॉर्म में ऑयल डर्ट बाहर आ जाएगी। ऑयल डर्ट जैसे ही बाहर आती है तो एक क्लस्टर आपको नजर आएगा। उस क्लस्टर के इंटीरियर पार्ट में पूरा हाइड्रोफोबिक ग्रुप मींस हाइड्रोकार्बन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, एल्काइल ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, और उसके एक्सटीरियर पार्ट में आपको आयनिक एंड देखने को मिलेगा, जो एनायंस होंगे वो देखने को मिलेगा। और बच्चों ये जो क्लस्टर बनता है, ये जो क्लस्टर बनता है, इसे एक स्पेशल नेम यहां पर असाइन करेंगे, इसे बोला जाता है मिसेल। इसे बोला जाता है मिसेल, और इस प्रोसेस को बोला जाता है मिसेल फॉर्मेशन, या इसे ही बोला जाता है क्लिंजिंग एक्शन। तो एग्जाम में आपसे बोला जाए कि क्लिंजिंग एक्शन बताइए तो आप ये पूरा प्रोसेस बताएंगे। ठीक है, आपसे बोला जाए मिसेल फॉर्मेशन बताइए, तब भी आपको यही प्रोसेसर बताना है। तो मिसेल फॉर्मेशन में एक्चुअल में होता क्या है, ऑयल डर्ट बाहर आ जाती है, चारों तरफ से सॉफ्ट मॉलिक्यूल कवर कर लेते हैं, और ये क्लस्टर बन जाता है। इस क्लस्टर को मिसेल बोलते हैं। चारों तरफ से वाटर से अट्रैक्ट किए हुए, आपको वाटर को बाहर शिफ्ट करना है, वाटर आगे शिफ्ट होगा तो ये मिसेल आगे शिफ्ट होगा, और मिसेल को बाहर ही निकालना है। मींस जो कपड़े वॉश करने के बाद जो आपके पास कर्डी व्हाइट या जो गंदा पानी बचता है, उसके अंदर एक्चुअल में क्या प्रेजेंट होता है, मिसेल्स प्रेजेंट होते हैं। और मिसेल में क्या है, ऑयल, मींस ऑयल वाटर के साथ मिक्स्ड है, और वो आपको क्या मिलता है, कोलोइडल सॉल्यूशन मिलता है। अब एक नया क्वेश्चन हमारे माइंड में ये आता है कि ऑयल डर्ट जो है ऐसी तो बहुत सारे मिसल्स का फॉर्मेशन वहां पर करती होगी। ठीक है, एक ऑयल डर्ट जो होती है वो फर्दर छोटी छोटी ऑयल डर्ट में छोटी छोटी ऑयल ड्रॉप्स में कन्वर्ट होती है, और वो सब क्या करते हैं, बहुत सारे मिसेल बना देते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि ये सारे मिसेल आपस में ग्रुपिंग क्यों नहीं करते, और ये सारे ग्रुपिंग करके वहीं पर स्टिक हो जाए, वहीं पर प्रेसिपिटेट हो जाए, वहीं पर कपड़े पर चिपक जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक मिसेल पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो दूसरा मिसेल भी नेगेटिवली चार्ज होगा। मिसेल पर सेम चार्ज है तो उनके बीच में रिपल्शन होगा, मींस मिसेल आपस में कोवलेंट नहीं हो सकते। मिसेल्स का यहाँ कोवुलेशन नहीं हो सकता, मींस ये कोलॉइड की फॉर्म में ही रहेगा। यहाँ पर आपको ये कोलॉइडल सॉल्यूशन मिलता है जिसके पार्टिकल्स हैं नेगेटिवली चार्ज कोलॉइडल पार्टिकल्स, जो कि वाटर में पूरी तरह से डिस्पर्स हो जाते हैं, और ये इमल्शन जो आपको मिलता है मींस एक कोलॉइडल सॉल्यूशन आपको मिलता है जिसके कोगुलेट होने के चांसेस नहीं होते बिकॉज ऑफ सिमिलर चार्जेस। तो ये था सोप का क्लिंजिंग एक्शन, क्लियर। और ये जैसा मैंने आपको बताया, आपको केवल एग्जाम में मिसेल फॉर्मेशन बताना आना चाहिए। मिसेल फॉर्मेशन में केवल आप ये बताएंगे कि एक क्लस्टर बनता है जिसे मिसेल बोला जाता है। क्लस्टर का इंटीरियर पार्ट, एक्सटीरियर पार्ट, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में। अब आगे देखते हैं कि सॉप मॉलिक्यूल के बारे में आप सब कुछ समझ चुके हैं कि सॉप क्या होगा, सल्फोनिफिकेशन क्या होगा, और सॉप में क्या स्पेशलिटी है कि ये अच्छे से क्लीनिंग कर सकता है। ठीक है, अब वही क्वेश्चन जो काफी टाइम पहले मैंने राइज किया था कि हार्ड एंड सॉफ्ट का लफड़ा क्या है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि हार्ड वाटर जो होता है इसके अंदर कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। तो सॉल्ट होने से क्या फर्क पड़ता है,
सॉल्ट होने से बच्चों ये फर्क पड़ता है कि जो सॉफ्ट मॉलिक्यूल है उसी की बात मैं करता हूँ। सॉफ्ट मॉलिक्यूल है C17H35COO8। अब मान लीजिए कोई एक आधा कैल्शियम का सॉल्ट वहां रखा हुआ है और उसके साथ जो सॉफ्ट मॉलिक्यूल है रिएक्ट कर लेता है। ठीक है, सॉफ्ट मॉलिक्यूल जो है ये अगर वाटर सॉफ्ट है तो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएंगे, अपना काम अच्छे से करेंगे। लेकिन अगर सॉफ्ट मॉलिक्यूल डालें और वहां पर कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे तो ये इसके साथ रिएक्ट कर देंगे। रिएक्ट करेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ता है, इस चीज को देखिएगा। ये इसके साथ रिएक्ट करके बच्चों C17H35COO2CA एक दूसरा कंपाउंड बना लेते हैं। मींस सॉफ्ट मॉलिक्यूल को इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। कर दिया, बट फर्क क्या पड़ा, इसको इसमें कन्वर्ट करने से फर्क ये पड़ा, ये था आपका सॉल्युबल कंपाउंड और ये जो बनाया ये एक इनसॉल्युबल कंपाउंड बना जो एज अ प्रेसिपिटेट आ जाता है। ठीक है, व्हाइट प्रेसिपिटेट, कर्डी व्हाइट, और इसे बोला जाता है बच्चों स्कम। इसे बोला जाता है स्कम। ये व्हाइट सब्सटेंस जो है ये कपड़ों से स्टिक हो जाता है और इसकी वजह से सॉप डिसॉल्व नहीं हो पाती है। सॉप जो है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप कितना भी सॉप रब करते रहे, सॉप घिसते रहे, जो साबुन है वो व्हाइट प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट होती जा रही है, वो अपना काम नहीं कर पा रही है, लेदर का फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो आपने देखा होगा कि कई बार पानी के अंदर सॉप अच्छे से काम नहीं करती, मींस वाटर के अंदर हार्डनेस प्रेजेंट है। ये सॉल्ट्स प्रेजेंट है जो सॉप की एफिशिएंसी को, सॉप की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। ठीक है, और ये जो सॉल्ट है, ये जो आपके पास व्हाइट प्रेसिपिटेट है, ये कपड़ों से स्टिक हो जाता है और क्लींजिंग एक्शन को और डिफिकल्ट बना देता है। तो क्लीनिंग भी अच्छे से नहीं हो पाती है। और जब आप देखेंगे कि कपड़े जब ड्राई हो जाएंगे तो उन पर व्हाइट मार्क्स आपको नजर आएंगे। वो व्हाइट मार्क्स व्हाइट प्रेसिपिटेट के होते हैं जिसे स्कम बोला जाता है। तो इस तरह से सॉल्ट की जो कंप्लीट स्टडी है वो यहाँ पर हमने पूरी कर ली है, जिसमें आपने सॉप, सैपोनिफिकेशन, हार्ड वाटर में सॉप काम क्यों नहीं करता है ये हमने समझ लिया। ठीक है, अब ये सब समझने के बाद केवल एक और क्वेश्चन बचा है कि सॉप और सिंथेटिक डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है। सॉप और सिंथेटिक डिटर्जेंट में डिफरेंस क्या है? तो जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि सॉप जो है ये आपको नेचुरल ऑयल से मिलता है। ठीक है, नेचुरल ऑयल के हाइड्रोलिसिस से आप इसे बनाते हैं। जबकि हम बात करें जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है, जो मार्केट में वॉशिंग पाउडर में आपको मिलता है 15 to 30% में, जो सिंथेटिक डिटर्जेंट है, ये सिंथेटिक डिटर्जेंट एक्चुअल में पेट्रोलियम प्रोडक्ट से बनता है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट से हाइड्रोकार्बन्स आपको मिलते हैं, इन हाइड्रोकार्बन के सल्फेट बनाए जाते हैं और उनका अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस किया जाता है, उससे आपको क्या मिलते हैं, सिंथेटिक डिटर्जेंट मिलते हैं। मींस ये एक सिंथेटिक मटेरियल है, इस वजह से, और ये कंपाउंड कुछ इस तरह के होते हैं कि ये बायोडिग्रेडेबल भी नहीं होते, जबकि सॉप बायोडिग्रेडेबल होती है। एक अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, सॉप बायोडिग्रेडेबल होती है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, इसलिए ये हार्मफुल है। ठीक है, इन्हें ज्यादा यूज में नहीं लेना चाहिए। हमें किसे प्रेफर करना चाहिए, सॉप्स को प्रेफर करना चाहिए। एक अच्छा पॉइंट। ठीक है, दूसरा अच्छा पॉइंट मैं आपको वो भी बता चुका हूँ, हार्ड वाटर एंड सॉफ्ट वाटर। डिटर्जेंट का फायदा ये है सिंथेटिक डिटर्जेंट का कि इन्हें हम हार्ड वाटर में भी काम में ले सकते हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम के सॉल्ट इसे अफेक्ट नहीं करते। अब इस क्वेश्चन का आंसर समझिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर है कि सिंथेटिक डिटर्जेंट होते कौन से हैं। सो सिंथेटिक डिटर्जेंट एक्चुअल में ये भी सोडियम सॉल्ट ही होते हैं। सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइल बेंजीन सल्फोनिक एसिड और सोडियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, हम किसी सल्फेट सॉल्ट को ले लें, ठीक है, या तो हम सल्फ्यूरिक एसिड के सॉल्ट को ले लें या बेंजीन सल्फोनिक एसिड के सॉल्ट को ले लें, तो वो क्या मिलेगा हमें, एक सिंथेटिक डिटर्जेंट होगा। तो एक्चुअल में जो कॉमन सिंथेटिक डिटर्जेंट है वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये बेंजीन है, ठीक है, ये बेंजीन है जो आपको मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ इस चैप्टर में, ये बेंजीन। इस पर अगर आप SO3H लगा दें तो ये बन जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप है, जैसे कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होता है COOH, ये होता है सल्फोनिक एसिड। बट सल्फोनिक एसिड की जगह इसका सोडियम सॉल्ट लेना है, तो इसके हाइड्रोजन को हटाकर यहां पर आप कनेक्ट कर दो सोडियम को। सोडियम यहां पर कौन सा बॉन्ड बनाएगा,
आयनिक बॉन्ड बनाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। इसमें एल्काइल ग्रुप होता है और उसमें एल्काइल ग्रुप होता है लॉरिल ग्रुप C12H25। ठीक है, तो इसे हम ऐसा बोल सकते हैं सोडियम पेरा डूडेकाइल बेंजीन सल्फोनेट। क्लियर, नोमेनक्लेचर पर अभी मत जाइएगा, आपने इतने टिपिकल कंपाउंड अभी स्टडी नहीं किए। ठीक है, अभी केवल एक और ऐसा एग्जाम में पूछा भी नहीं जाएगा बच्चों, मैं पहले क्लियर करता हूँ, ये आपके सिलेबस में नहीं है। आप केवल ये देख लीजिए कि डिटर्जेंट, सिंथेटिक डिटर्जेंट और सोप में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस केवल ये है, वहां पर COO ग्रुप था, यहां पर सल्फोनिक या फिर सल्फ्यूरिक एसिड का ग्रुप होगा, जैसे कि C12H25OSO2। ठीक है, सोडियम लॉरिल सल्फेट भी हो सकता है, ऐसे सोडियम लॉरिल सल्फेट बोला जाएगा, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि यहां पर लॉन्ग चेन भी है, बेंजीन भी है, बट यहां पर कार्बोक्सिलेट आयन नहीं है। यहां पर जो आयन आपको नजर आ रहा है ये सल्फ्यूरिक या फिर सल्फोनिक एसिड का आयन। और अब कंपेयर कर लेते हैं कि ये हार्ड वाटर में क्यों काम कर पाता है। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होंगे, तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम अगर सोडियम की जगह आ जाते हैं तो यहां पर जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्युबल कंपाउंड बनता है। ठीक है, यहां पर अगर कैल्शियम सोडियम की जगह आ जाएगा और जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो आपको सॉल्युबल प्रोडक्ट ही मिलेगा। इसलिए सिंथेटिक डिटर्जेंट हार्ड वाटर से अफेक्ट नहीं होते हैं। जबकि सॉप मॉलिक्यूल में आपने देखा है कि C17H35COONA, यहां पर कैल्शियम या मैग्नीशियम आ जाएंगे तो ये बना देगा एक इनसॉल्युबल सब्सटेंस। मींस हार्ड वाटर में सॉप इनसॉल्युबल सब्सटेंस बनाती है, जबकि डिटर्जेंट में इनसॉल्युबल सब्सटेंस नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता है? क्योंकि डिटर्जेंट स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट नहीं है, यहां पर दूसरे एसिड का सॉल्ट है, सल्फ्यूरिक या सल्फोनिक एसिड का सॉल्ट है। ये डिफरेंस है। चलिए, ये डिफरेंस भी क्लियर हुआ कि ये डिफरेंस है, इसलिए सिंथेटिक डिटर्जेंट की क्वालिटी जो है वो सॉप से थोड़ी डिफरेंट है। और क्या इसके बेनिफिट आपको मिल सकते हैं? इसके बेनिफिट ये है बच्चों कि यहां पर आपने स्ट्रॉन्ग एसिड का आयन लिया है, तो आप आगे से इस चीज को स्टडी करेंगे कि आप एसिडिक मीडियम में भी डिटर्जेंट को काम में ले सकते हो। एसिडिक मीडियम में डिटर्जेंट काम करेगा, जबकि एसिडिक मीडियम होगा तो उसके अंदर सोप अच्छे से काम नहीं करेगी, क्योंकि सोप में कार्बोक्सिलिक एसिड का आयन है। ठीक है, आप बाद में स्टडी करेंगे जहां पर वीक एसिड होगा तो एसिडिक मीडियम में वहां पर वो एसिड का फॉर्मेशन करेंगे और क्लींजिंग एक्शन जो है वो डिफिकल्ट हो जाएगा। मींस सॉप जो है एसिडिक मीडियम में काम नहीं करती, जबकि सिंथेटिक डिटर्जेंट एसिडिक मीडियम में काम करते हैं, हार्ड वाटर में काम करते हैं। बस केवल और केवल एक ही ड्रॉबैक है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है और जो सॉप से वो बायोडिग्रेडेबल और वो ऑयल और फैट से बनाया जाता है। क्लियर? तो यहां पर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सॉप और डिटर्जेंट को डिफरेंशिएट करो, तो 4 से 5 पॉइंट आपको याद रखने या आपको अपनी इस थ्योरी के बेसिस पर खुद को 4 से 5 पॉइंट बनाने। तो ये था कंटेंट हमारा सॉप डिटर्जेंट विद क्लींजिंग एक्शन एंड सैपोनिफिकेशन। तो पूरे कंटेंट को आप रिवाइज करें, ठीक है, नोट्स को भी स्टडी करें, क्योंकि नोट्स में सारी चीजें स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखी हुई है। मैंने यहाँ पर सब चीजें आपको शॉर्ट में बता दी है, तो एक बार आप नोट्स देखें, उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। सारे फॉर्मूलाज को क्रॉस चेक करें, अपने नोट्स बनाएं, थ्योरेटिकल टॉपिक है और आगे भी ये टॉपिक आपको स्टडी करने को मिलेगा सरफेस केमिस्ट्री में। क्लास 12 सरफेस केमिस्ट्री में भी आपको सॉप का क्लींजिंग एक्शन एक बार फिर से बताया जाएगा, कोलोइडल वगैरह फिर से बताया जाएगा। तो इस कंटेंट को रिवाइज करें। अपना चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मॉड्यूल एक्सरसाइज आपकी पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। तो पूरे चैप्टर की मॉड्यूल एक्सरसाइज प्लस एनसीईआरटी एक बार सारे क्वेश्चंस देखें, ठीक है। इसके साथ अपना क्लास 10 का जो लास्ट चैप्टर है वो भी पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।